कुछ शक्तियां, कुछ आत्माएं इतनी घातक होती है, या कह सकते हैं कि इतनी जिद्दी होती है कि वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाती है। हमसे ना तो अलग होना चाहती, और अगर कोई अलग करने की जुर्रत करे तो उसका वो खात्मा करते हैं। उनकी अपनी ही जिद होती है, अपनी ही मजबूरियां होती हैं, जिसके चलते वो उस शख्स से जुड़ी रहती है। और उसके आगे अगर उसके अपने ही लोग आ जाएं, तब भी वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो उस शख्स को छोड़ती नहीं है। और ऐसी आत्माओं का कोई इलाज नहीं है। इनका सिर्फ यही इलाज है कि इन्हें और उस इंसान को अपने हाल पर छोड़ दो। जो भी बीच में आया वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो आज की जो कहानी है ये कंटिन्यूएशन में है। कल का जो आपने पार्ट देखा था वो आखिर किसका साया था, ये थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसे देखिए। उसके बाद दूसरे पार्ट पर स्विच आप कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इधर सेकंड पार्ट को मैं कंटिन्यू कर देता हूं। तो जो पंडित था, राजस्थान से जो आया था, उसने इधर प्रीतम को देखते ही ये बात बोल दी कि इस लड़के के ऊपर जिस भी इंसान की आत्मा है वो इतनी जिद्दी है ना कि वो इसे छोड़ करके जाना ही नहीं चाहती। और ये जो आत्मा है ये इससे किसी ना किसी वजह से जुड़ी है। खैर, वजह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि इस आत्मा को इस घर से बाहर निकाला जाए। श्रीकांत ने कहा, बाबा देखिए, हमने बहुत तिगड़म बिठाए, बहुत कोशिशें करी, घर आप देख लीजिए, घर नया लिया है, घाटा तक भी हमने खाया। हमने यहां पर पहले भी 5-7 पंडितों को दिखा लिया, अच्छे अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखा लिया, लेकिन ना तो ये कोई दिमागी बीमारी है, ये हमें पता चला। ये जरूर पता चल गया कि ये किसी आत्मा का, किसी शक्ति का ही काम है जो इधर हमारे बीच में बसी हुई है। हमें यहां से छुटकारा दिलाइए। पंडित ने कहा, देखिए दिक्कत छुटकारे की नहीं है, छुटकारा मैं आपको दिला दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। पंडित ने कहा, आप लोग इधर चिंतित मत होइए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमने अच्छी से अच्छी आत्माओं को निकाल करके बाहर पटक दिया। हमारे घर की गुलामी करते हैं वो, चुटकियों में उन्हें बाहर निकाल दें। तो ये क्या है, भगवान ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि हम इन सब चीजों में थोड़े ज्यादा माहिर हैं। उन्होंने कहा, बाबा आप जो भी करना चाहे वो करिए। पंडित कहता है, एक दिन का आप वक्त दीजिए, अगले दिन यानी कि कल आकर के मैं ये कार्यक्रम शुरू कर दूंगा। पंडित ने इधर पूजा का सामान भी मंगाया और इसी के साथ साथ काले जादू का सामान भी मंगाया। श्रीकांत ने पूछा, बाबा ये काले जादू का सामान क्यों? पंडित ने कहा, देखिए यदि ये सीधे तरीके से नहीं जाती है तो मुक्ति दिलाने के और भी तरीके हैं। पहले तो इस आत्मा को काले जादू से गुलाम बनाया जाएगा और फिर सही तरीके से इसको मुक्त कराया जाएगा। यदि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। इस आत्मा की पावर देखकर और इस आत्मा की जिद को देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि पहले तो काला जादू किया जाए और फिर इसको सीधे तरीके से बाहर निकाला जाए। बाकी घबराइए मत आप, थोड़ा बहुत सामान उल्टा सीधा हो सकता है लेकिन वो आपको लाना पड़ेगा। श्रीकांत मजबूर तो थे ही, घर तक बदल लिया, सब कुछ घाटा वाटा खा लिया, तो चलो इस चीज को भी कर लेते हैं। उन्होंने इस चीज को भी किया और वो सामान भी लेकर के आए। काफी अजीबो गरीब और काफी वाहियात सामान था वो। शराब की बोतलें भी थी, चिकन भी था उसके अंदर, और कुछ इधर अजीबो गरीब बाल भी थे, पता नहीं किस जानवर के वो बाल थे, लंबे लंबे बाल थे। श्रीकांत को तो बस बोला गया था कि हद से ज्यादा जो काले बाल हों वो होने चाहिए और इंसान के बाल नहीं। लाए वो कहीं से बाल ढूंढ कर लाए, शराब की बोतल भी लाए, इसी के साथ में लाल कपड़ा भी था, सिंदूर भी था, 2 हड्डियां भी थी।
ये सब कुछ वो लेकर आए और घर के अंदर उन्होंने इसको रख दिया। जब वो ये सारा सामान लेकर के आए तो उन्होंने उस घर के अंदर बहुत ही अजीब चीज नोटिस करी, जो आज से पहले श्रीकांत की फैमिली के साथ कभी नहीं हुई थी। श्रीकांत ने नोटिस किया कि जैसे ही वो ये सामान लेकर के घर के अंदर आए तो घर के अंदर उथल पुथल मच गई। उनकी जितनी भी तस्वीरें थी, फैमिली फोटोज थी, वो जमीन पर गिरने लगी। सारा सामान बिखर गया, कांच का सामान हो चाहे किसी भी चीज का, प्लास्टिक का सामान हो, सारा सामान टूटने लगा। और घर के अंदर उन्हें ऐसा फील हुआ कि मानो कि भूकंप आ गया हो। वो घर से बाहर निकले कि चलो भूकंप है तो बचने की कोशिश की जाए, लेकिन बाहर सब कुछ नॉर्मल था, बाहर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सारी घर के अंदर ही थी। वो इधर बहुत डर जाते हैं और वापस घर में जाते हैं। पंडित को पहले फोन करते हैं। पंडित कहता है ये जो भी दिक्कतें हैं इनसे घबराओ मत, वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, सिर्फ वो गुस्सा है इस चीज को लेकर के, तुम घबराओ मत, तुम अंदर जाओ। उन्होंने पंडित की बात को माना और वो अंदर चले गए। कुछ आधे घंटे और बीते, पंडित आया, अकेला आया और थोड़ी बहुत और जो पूजा की सामग्री थी वो लेकर वो आया। घर के अंदर वो सिर्फ दाखिल होने ही वाला था, कदम भी नहीं रखा उसने, उससे पहले ही उसकी चेस्ट में हद से ज्यादा दर्द होने लगा। जैसे किसी को यदि हार्ट अटैक आए तो क्या होगा, ऐसा उसको फील हो रहा था। लेकिन वो जानता था कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये वो शक्ति ही कर रही है, वो मुझे घर के अंदर आने देना चाहती ही नहीं है। बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी वो आत्मा, वो ऐसे ही किसी को भी नहीं घुसने देगी। पंडित को ये बात मालूम थी, मगर पंडित के पास में भी अपनी शक्तियां थी, तो उसने अपने तिगड़म बिठाए और वो अंदर किसी तरीके से घुस ही गया। बहुत उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती पे किसी ने हाथ रख दिया और धक्का देने की कोशिश कर रहा है, और छाती में दर्द तो था ही। ये दोनों चीजें पंडित ने किसी तरीके से टैकल करी और घर के अंदर वो आ गया। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पेट पे एक मुक्का मारा हो, बहुत तेज की मुक्का, और इसी के साथ पंडित को किसी ने उठा करके बाहर पटक दिया। ऐसा नहीं कि वो उड़ना शुरू हो गया हो, नहीं, किसी ने इतनी तेज धक्का मारा कि पंडित दूर जाके गिरा। जैसे किसी पत्ते के ऊपर आप फूंक मारे तो पत्ता कैसे उड़ेगा, ऐसे ही पंडित बाहर जाके गिरा। किसी शक्ति ने उसे इतनी तेज मारा। श्रीकांत और सलोनी बहुत डर चुके थे, क्योंकि आज तक उनके घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई थी, ये पहली बार था। पंडित बाहर गिरा, सीढ़ियों के कोने पर जाकर लगा और सर उसका इधर फट गया, खून भी निकला, और पंडित का सर जो था वो काफी ज्यादा इधर चोटिल हो चुका था, लेकिन वो होश में था। उसे मालूम था कि उसके साथ क्या हुआ। पंडित ने उन्हें एक ही बात बोली कि पिछले 20 सालों से मैं ये सब चीजें करता आ रहा हूं, लोगों की आत्माओं को बाहर निकालता हूं, उन्हें मुक्ति दिलाता हूं, लेकिन इतनी भयानक आत्मा मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा किसी आत्मा ने मेरे साथ नहीं किया। ये कोई आम आत्मा नहीं, ये बहुत ही भारी प्रकोप है। या तो कोई काला जादू है, या कोई पुरानी दुश्मनी, या कोई रिश्ता। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया, कभी काले जादू के अंदर नहीं फंसे वो, कोई उनका दुश्मन नहीं था, तो ये सब क्या हो सकता था। ऐसा भी नहीं कोई रिश्तेदार जो है वो बहुत ज्यादा उनसे जुड़ा हुआ हो, ऐसा कभी उन्हें फील नहीं हुआ। तीनों में से कोई भी चीज तो नहीं थी, तो दिक्कत कहां आ रही थी। पंडित ने कहा, मुझे एक दिन का वक्त और दो, यदि मैं अकेले इसको हराने चला तो झूठी दिलासा नहीं दूंगा, लेकिन मेरी मौत पक्की है। एक दिन का वक्त दो मुझे, और कल मैं अपने 5 चेलों को लेकर के आऊंगा राजस्थान से, वो भी आएंगे, वो और मैं मिलकर के इसको इस घर से बाहर खदेड़ देंगे। सिर्फ एक दिन का वक्त। इधर प्रीतम जो था वो अपने ही कमरे में था, और
उन लोगों ने प्रीतम को दुखी करना सही नहीं समझा, क्योंकि बच्चा अगर ये सब देखेगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ अच्छा कुछ नहीं बीतेगा। तो और पंडित ने भी कहा था कि ये जो एक्सॉर्सिज्म है इसके अंदर बच्चे की जरूरत नहीं है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी ही शक्तियों से उसे हरा दूंगा। तो बच्चे को उन्होंने उसके कमरे में ही रखना ठीक समझा। अब वो इधर प्रीतम के कमरे में जाते हैं और उधर जाकर देखते हैं कि प्रीतम मुंह लटकाए खड़ा हुआ है। वो उससे पूछते हैं, बेटा तेरे साथ तो कुछ अजीब नहीं हुआ ना, तू तो ठीक है ना? प्रीतम कहता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, मैंने तुम्हें मना किया था उसके रास्ते में कभी मत आना, तुम्हें बहुत चेतावनी दी मैंने कि उससे दूर रहो। उसने कभी भी तुम्हारा कोई बुरा नहीं करा, ना तुम्हारा बुरा चाहा, ना मेरा बुरा चाहा, बस वो अपने काम से काम रखती थी। तुमने उसको इस घर से और मेरे जिस्म से बाहर निकालने की जो कोशिश की है, इसकी सजा भुगतनी होगी तुम्हें। इतने में ही उनको एक तीसरी आवाज सुनाई देती है जो प्रीतम के मुंह से नहीं थी, उस कमरे में ही गूंज रही थी। वो आवाज कहती है, कभी भी मैंने किसी को मारा नहीं और ना मैं मारना चाहती थी, लेकिन आज तुम लोगों ने मजबूर कर दिया। अब आगे जो भी उस पंडित के साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। उन्होंने इधर पंडित को कॉल किया और उससे पूछा कि आप ठीक हैं नहीं। पंडित ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, हो सके तो उस घर से बाहर निकलिए, और मेरे हिसाब से वो आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, दुश्मनी उसकी मेरे साथ है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। कल दोपहर 12 बजे का मुहूर्त है, 12 घंटे और इंतजार कीजिए। राजस्थान से मेरे सारे साथी आ रहे हैं और उस आत्मा के आखिरी कुछ पल ही बचे हैं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सुबह 11 बजे यानी कि 11 घंटे किसी तरीके से उन्होंने काटे, प्रीतम को अपने साथ में ही रखा। इन 11 घंटों के अंदर नींद तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन एक विश्वास था कि पंडित उन्हें बचा लेगा। 12 बजे का मुहूर्त था, 12 बज चुके। पंडित घर के अंदर नहीं आया। 12 के 1, 1 के 2, 3, 4, 5, 6 घंटे और बीत गए। शाम के 6 बज गए, पंडित अभी तक भी घर में नहीं आया। फोन किया गया, फोन नहीं उठाया, और किसी का नंबर था भी नहीं। इधर बस पंडित के छोटे भाई का नंबर था श्रीकांत पे, तो उसे कॉल किया और पूछा कि पंडित कहाँ है। मालूम चला राजस्थान से आते हुए उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उस कार के अंदर उसके 5 और साथी मौजूद थे। पंडित की तो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई और बाकी जो 5 लोग थे वो बुरी तरह से घायल हैं और फलाने हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं। श्रीकांत ने आव देखा ना ताव फटाफट से गाड़ी उठाई और उस हॉस्पिटल में गए। वहां पर जाकर के उन्होंने इधर उन साथियों से बात करी तो उन्होंने बस यही कहा, महाराज आपको जहां जाना है वहां जाइए, जो वो आत्मा कहती है वो करिए, लेकिन हमें इससे दूर रखिए। इतनी भयानक आत्मा का सामना अगर हमारे गुरुजी नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। हमें याद है हमारी गाड़ी सीधी जा रही थी, अचानक उसका स्टीयरिंग हमारे साथी ने मोड़ा और डायरेक्ट गाड़ी पेड़ पर जाकर गिरी। किसी ने कोई हरकत नहीं करी थी, किसी की कोई गलती नहीं थी। जो भी वो चाहती है उसे दीजिए, मगर हाथ जोड़ के विनती आपसे, हमें इससे दूर रखिए। अब श्रीकांत बुरी तरह घबरा चुके थे कि अब वो क्या करें, क्योंकि अब कोई भी ऑप्शन उनके सामने था ही नहीं। ये इंसिडेंट होने के बाद में श्रीकांत जब अपने घर पे आए
तो उन्होंने देखा कि प्रीतम अपने कमरे में नाच रहा है, बुरी तरह नाच रहा है, तालियां पीट रहा है और बहुत खुश है और अपने माँ बाप को कहता है, मैंने कहा था ना, उससे पंगा मत लेना, बर्बाद कर देगी वो तुम्हें, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। इतना वो बोलता है और चुपचाप अपनी टेबल पे बैठ जाता है। श्रीकांत के मुंह में तो जैसे कोई लफ्ज थे ही नहीं, क्या बोले वो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सलोनी भी चुप। पूरा दिन तो ऐसे बीत ही गया था। रात का वक्त आया, रात में वो लोग सो गए। श्रीकांत को इधर सपना आता है कि एक लड़की की परछाई जो है वो उनसे कुछ कह रही है सपने में, और वो कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, बहुत मौके दिए तुम्हें, एक और मौका देती हूं, इससे और मुझसे यानी प्रीतम और मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, ना मैं इस बच्चे को मार रही, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मेरा लेना देना सिर्फ इस बच्चे से ही है। तुम लोग खुशी से रहो, जहां रहना है वहां रहो, जहां इसको लेके जाना है वहां लेके जाओ, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी, लेकिन मुझे इससे अलग करने की जुर्रत मत करना। श्रीकांत को यह सपना आया और सुबह उन्होंने सलोनी को यह बात बताई। सलोनी अब तक जो ये सब कुछ चाहती थी कि इधर से वो आत्मा चली जाए, वो कहीं पर गिव अप कर चुकी थी, या कह सकते हैं कि वो एडजस्ट कर चुकी थी। उसने कहा, यदि वो कोई दिक्कत पैदा नहीं कर रही और हमारा घर वैसे ही चल रहा है जैसा चलता था, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। ये बात पहले श्रीकांत बोलते थे, लेकिन अब ये बात सलोनी बोल रही थी। कहीं ना कहीं श्रीकांत के मन के अंदर ये चीज थी कि वो फेल हो गए, वो डर गए, उनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी। उनकी नेचर थी कि वो कभी भी बिजनेस में भी हार नहीं मानते थे और मरे से मरा प्रोजेक्ट हो उसको भी अपनी मुट्ठी में ले आया करते थे। ये चीज उन्हें गवारा नहीं थी। वापस से वही चीजें शुरू हो गई कि प्रीतम घर में बैठा रहता, कभी टीवी देखता, सलोनी आकर कहती, बेटा चलो अब सोने का वक्त हो गया, तो प्रीतम इधर मना करता, लेकिन वापस से एक कोने की ओर देखता, सर हिलाता और अपनी मां के साथ आकर सो जाता। यानी वो आत्मा उन्हें परेशान ही नहीं कर रही। ये चीजें सलोनी के लिए बहुत आम थी और आम हो भी चुकी थी। उन्हें लगा कि चलो प्रीतम का कोई दोस्त तो बना इसी बहाने, कोई दिक्कत नहीं। श्रीकांत को यह चीज सही नहीं लगती थी और उन्हें इसका कोई ना कोई इलाज ढूंढना ही था। श्रीकांत के मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी थी और वो चाहते थे उस आत्मा को हराना। अपनी वाइफ को उन्होंने कई बार बोला कि हो सकता है कि हमारा बच्चा मर जाए। सलोनी को लगता था नहीं, वो आत्मा किसी का बुरा नहीं चाहती और खास तौर से प्रीतम का तो बिल्कुल भी नहीं। श्रीकांत अपनी जिद पे ही अड़े हुए थे। उन्होंने ना तो सलोनी को ये बात बताई, ना प्रीतम को, लेकिन वो इधर एक अघोरी से मिलकर के आए। अघोरी जो था वो काफी जाना माना था और उसने कहा, ऐसी आत्माओं को मैं काबू कर लूंगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है और ये जो है ये मेरे कब्जे में ही रहेगी। आप मुझे कल अपने घर पे लेके जाइए। ये सब कुछ जब श्रीकांत के साथ में हुआ तो श्रीकांत काफी ज्यादा खुश थे। पहले उन्हें लगा कि ये जो अघोरी है कहीं बेवकूफ ना बना रहा हो, लेकिन उस अघोरी का नाम उन्होंने सुना था और काफी लोगों ने उन्हें कंसल्ट किया। इसी के बाद में वो उसके पास गए थे। अघोरी ने कहा, मैं कल आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त पर यह याद रहे कि वो जो आत्मा है उसको पता ना चले कि मैं आ रहा हूं। घर पे किसी से चीख चिल्ला करके बात मत करना और हो सके तो ये बात अपने तक ही रखे तो ही ठीक है। श्रीकांत ने सोचा, बोलने से क्या फायदा, अपने पास ही रखूंगा या बता भी दूंगा किसी को, धीरे से बोलूंगा तो उसे क्या ही पता चलेगा। अपने घर वो आए और आज काफी खुश थे। वाइफ ने पूछा कि भाई क्या हुआ,
तो श्रीकांत ने सारी सच्चाई उन्हें बता दी। जैसा अघोरी ने कहा था कि नहीं बोलना, उन्होंने वही किया, उन्होंने बोल दिया। और तेज नहीं, नॉर्मली ही उन्होंने ये बात बोली, लेकिन बोली जरूर और धीरे बोली कि मैं आज एक अघोरी से मिला, उसने मुझे बताया कि मैं इधर इस आत्मा को निकाल दूंगा। और कमाल की बात यह है कि ये सारा काम जो है मुफ्त में भी हो जाएगा। उस पंडित के बस की बात नहीं थी, अघोरी जो है वो इसे ठीक कर देगा। सलोनी ने कहा, देखिए कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि अभी तक हमारे ऊपर आफत नहीं आई, लेकिन इसके चलते आफत हमारे ऊपर भी आ सकती है। श्रीकांत ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन उनको यहां से प्रीतम के कमरे में से किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। श्रीकांत को याद आता है कि उन्होंने वही काम किया जो अघोरी ने उन्हें करने से रोका था। श्रीकांत जैसे ही प्रीतम के कमरे में जाते हैं, प्रीतम आज उन्हें बहुत ही गुस्से भरी नजरों से ये बोलता है, तुझे मना किया था मैंने, तुझे मौके भी दिए मैंने, लेकिन तू नहीं सुधरा। जब तेरी मौत होगी ना, तब तुझे उससे पहले समझ आएगा कि तूने क्या गलती करी। इंसान सुधरता नहीं जब तक उसे ठीक ढंग से समझाया ना जाए। कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ये एक 7 साल का बच्चा बोल रहा है अपने बाप को, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अब तू देख तेरा मैं क्या करता हूं। श्रीकांत को बहुत गुस्सा आया और पहली बार आज उन्होंने अपने बच्चे पर हाथ उठाया। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, इधर प्रीतम अपने दांत चबाने लगा और पूरी जान से उसने श्रीकांत को धक्का देके मारा। श्रीकांत बहुत दूर जाके गिरे और प्रीतम उन्हें लगातार घूरे जा रहा था। इतना कुछ जैसे काफी ही नहीं था कि प्रीतम के कमरे के अंदर एक अलमारी थी। वो अलमारी न जाने कैसे श्रीकांत के ऊपर गिरने वाली होती है। पूरी कुछ 135-140 किलो की अलमारी उनके ऊपर गिरने वाली थी, पूरे क्रश हो जाते वो। लेकिन किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को बचाया, वहां से वो हटे। लेकिन इसी हबड़ दबड़ में उनके पैर की आखिरी वाली उंगली चोटिल हो गई। चोटिल ही नहीं, उसकी हड्डी टूट गई। श्रीकांत वहां से भागना चाहते थे। वो भागते हैं, लंगड़ा करके भागते हैं कि दोबारा से दरवाजे से टकरा करके उसी उंगली पर उनके चोट लगती है और वो दर्द से करहा जाते हैं। वो भागने की कोशिश कर रहे थे कि सलोनी ने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी कि दरवाजा अपने आप श्रीकांत को इधर क्रश करने की कोशिश कर रहा था। लगातार वो इधर श्रीकांत के पेट से टकराता, लगातार उन्हें चोटिल करता। श्रीकांत दर्द से करहाते। सलोनी किसी तरीके से आती और इधर श्रीकांत को पकड़ के बाहर खींचती। श्रीकांत फटाफट से घर से भागने की कोशिश करते हैं और वो यहां पर प्रीतम के कमरे से बाहर निकल के, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे था, आपको याद होगा, अपने कमरे में आने की कोशिश करते हैं नीचे। उनका पैर इधर सीढ़ियों पर टकराता है और वो सीढ़ियों पर इधर घूमते हुए लगातार नीचे गिरते जाते हैं। इसी बीच उनके सर पे, उनके मुंह पे, उनके जिस्म के और भी पार्ट्स पर यहाँ पर चोट लगती है और जैसे ही उनकी बॉडी नीचे लैंड करती है, श्रीकांत खूनम खून थे और इसी के साथ वो इधर मर चुके थे। सलोनी की पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी। श्रीकांत यहां मर चुके थे। सलोनी को कुछ समझ नहीं आया। सुबह जल्दी में ही उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। उस घर के अंदर और भी लोग आए, रिलेटिव्स आए। प्रीतम ने किसी को परेशान नहीं किया। उन्हें भी घर के अंदर कुछ अजीब नहीं फील हुआ। सब कुछ ठीक था, लेकिन सलोनी के मन में एक डर जरूर था। अघोरी आता है कुछ 12-1 बजे के आसपास। सलोनी उसे सारी बात बता देती है। अघोरी भी जब इस घर में एंटर कर रहा था,
उसे भी एक अनयूजुअल वाइब तो फील हुई और उसे भी ऐसा लगा कि कोई उसकी छाती पर हाथ रख के उसे बाहर कर रहा है, लेकिन उसने किसी तरीके से इस चीज को टैकल कर लिया। पंडित जो था वो नहीं कर पाया, अघोरी अंदर घुस गया और उसने सलोनी को कहा, ये आत्मा जो भी है ये बेहद घातक है और ये किसी को भी प्रीतम से अलग नहीं करने देगी। अघोरी ये भी कहता है, ये आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पंडित का इसने भले ही कुछ बिगाड़ा हो, मेरा नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं ऐसी शक्तियों से लैस हूं कि मेरा इस तरीके की आत्माएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन आपके साथ में बहुत कुछ अजीब हो सकता है। मुझे बताइए, आप हाल फिलहाल में आपके पति को छोड़ के कोई मौत हुई है आपके घर में? सलोनी कहती है, नहीं। कोई खून का रिश्ता, कोई आपके खून के अंदर जिसकी मौत हुई हो? सलोनी कहती है, नहीं। अघोरी को समझ नहीं आ रहा था कि मौत किसी की नहीं हुई, काला जादू किसी ने नहीं किया, दुश्मनी किसी से नहीं थी, यह आत्मा किसकी है। वहीं पर अघोरी देखता है कि एक तस्वीर लटकी हुई थी एक लड़की की, कुछ 17-18 साल की लड़की, उसकी तस्वीर थी। पंडित पूछता है, ये लड़की कौन है? वो कहती है, इसका नाम है रूबी। पंडित कहता है, आपने अभी कहा कि आपके खून में किसी की मौत नहीं हुई। उसने कहा, हाँ, ये मेरे खून से जुड़ी हुई नहीं थी, ये मेरी बेटी नहीं थी, ये मेरी सौतेली बेटी थी। फिर इधर सलोनी बताती है कि उनकी शादी कुछ अभी टाइम पहले ही इधर श्रीकांत से हुई थी और उस वक्त पर जो प्रीतम था वो 2 साल का था और सलोनी कुछ यहाँ पर 18 साल के आसपास थी। सलोनी ने कहा कि मैंने कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं किया, उन्हें कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं उनकी सौतेली माँ हूँ या उनकी केयर नहीं करती हूँ। सब कुछ ठीक था। रूबी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और प्रीतम भी प्यार करता था, वो तो मुझे अपनी माँ ही मानता है। उसको तो अभी तक ये भी नहीं मालूम कि इधर सौतेली माँ हूँ मैं उसकी, उसको तो इसका भी ज्ञान नहीं है। मैंने कभी बच्चों में भेदभाव नहीं किया, ये मेरे ही बच्चे थे और मैंने इनको बहुत प्यार दिया। अघोरी कहता है, फिर रूबी की मौत कैसे हुई? सलोनी कहती है, इसकी तबीयत कुछ 2-3 दिन से खराब चल रही थी, नॉर्मल बुखार टाइप का ही था इसको, दवाइयों से वो बुखार उतर भी रहा था। श्रीकांत वैसे ही बिजनेस ट्रिप पे बिजी रहते थे तो वो तो अपने बिजनेस के सिलसिले में उत्तराखंड चले गए और सारी जिम्मेदारी जो थी वो मेरे पे ही थी। रूबी ने भी कहा, पापा कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन की बात है, मैं ठीक भी हो जाऊंगी। लड़की कभी भी अपने माँ बाप से नफरत नहीं करती थी, सौतेली माँ को प्यार भी करती थी, लेकिन एक रात उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन हो गई और उसी के चलते उस लड़की की यहाँ पर डेथ हो गई। वो बच नहीं पाई और इधर लाख कोशिशें कर ली सलोनी ने, डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तब तक तो रूबी इस दुनिया से चली गई थी। उसके बाद से वो घर जो था वो सूना हो गया। हमें भी उस घर में इधर रूबी की याद सताती थी, जो सबसे पहले वाला घर था उनका। आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर वो नए घर के अंदर मूव इन करे थे, लेकिन उससे पहले एक और घर में वो रहते थे, वहां पर रूबी की मौत हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हमने उस घर को खाली किया, नए घर में हम आए, वहां पर ये सारी दिक्कतें शुरू हो गई। एक लड़की की परछाई मुझे दिखती थी, आवाज भी जानी पहचानी सी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी आवाज है। आपको याद होगा कि जब वो आंखों पर पट्टी बांध के इधर खेल रही थी प्रीतम के साथ, तब किसी ने उनसे कहा था कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो रूबी की ही आवाज थी। इधर अब सलोनी को ये बात समझ में आ चुकी थी। अघोरी ने कहा, देखो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कभी भी जाना नहीं चाहती, मुक्ति वो चाहती ही नहीं है। कुछ आत्माएं मुक्त नहीं होना चाहती, अपनी मर्जी से वो इस दुनिया को छोड़ना चाहती हैं। रूबी का मुक्त होने का जो समय था वो काफी पहले जा चुका है, वो चाहे तो अभी भी मुक्त हो सकती है इस वक्त पे भी, लेकिन अगर मैं जोर जबरदस्ती उसके साथ करूंगा
तो हो सकता है कि शायद से प्रीतम की इधर जान चली जाए, एक और परिवार के सदस्य की यहाँ पे मौत हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी भी जान चली जाए। मुक्ति उसे मिल जाएगी, नो डाउट, लेकिन मैं कोई गलत आश्वासन आपको नहीं दूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो ये चीज़ आपके परिवार के लिए ही घातक है। फैसला आपके हाथ में है, आप जो चाहेंगे मैं वैसा ही कर दूंगा। तो जब ये बात अघोरी ने कही तो इधर सलोनी ने सोचा कि इसके चलते कहीं आगे उन्हें कोई दिक्कत ना आए। अघोरी ने कहा, कोई दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। आप जिस तरीके से इस बच्चे की परवरिश करना चाहती हैं उसी तरीके से इसकी परवरिश होगी, लेकिन वो इसके साथ रहना चाहती है एक लिमिटेड समय तक, उम्र भर नहीं। क्योंकि सलोनी ने पूछा ऐसे तो हमेशा रहेगी, उसने कहा हमेशा नहीं। जब उसे ये यकीन हो जाएगा कि प्रीतम अब बड़ा हो चुका है, अपनी केयर खुद कर लेगा, तो वो इसको छोड़ देगी। क्योंकि इधर सलोनी को भी मालूम था कि जब उन्होंने यहाँ पर श्रीकांत से शादी करी थी तो उस वक्त पर प्रीतम की उम्र भले ही 2 साल थी, क्योंकि प्रीतम की जो माँ थी उसने प्रीतम को जन्म देने के बाद में ही इस दुनिया को छोड़ दिया था। सारी जिम्मेदारी जो थी वो रूबी पर ही थी। रूबी ने उसको पाला और माँ की तरह से पाला, तो वो एक बंधन में उससे बंध गई, चाहते हुए वो उस बंधन में बंधी है और वो उसको कभी भी अपने से अलग नहीं करेगी। इसीलिए उनको हर बार ऐसा लगता था कि उस आत्मा को वो जानती हैं, उससे वो कभी मिली हैं, ऐसा उनको फील होता था। और कमाल की बात इधर ये है कि प्रीतम को मालूम ही नहीं था कि वो आत्मा उसकी बहन है। ये सब कॉन्वर्जेशन जब चल रही थी अघोरी और उसके बीच में, सलोनी के बीच में, तो घर में कोई उथल पुथल नहीं हुई या किसी के चीखने की, दरवाजे बजने की कोई ऐसी आवाज नहीं थी। इधर प्रीतम निकलता हुआ आता है और वो कहता है, मम्मी वो दीदी है, उनका नाम दीदी है। 6-7 साल का बच्चा था, उसको तो नाम भी नहीं पता कि उसका नाम रूबी है। प्रीतम ने कहा वो कभी भी आपको बताना नहीं चाहती थी कि वो कौन है, क्योंकि शायद उसको ऐसा लगता होगा कि इससे जो इधर सलोनी है उसको बुरा लगे या श्रीकांत को बुरा लगे। उसने कभी ये बताना नहीं चाहा और ये भी नहीं चाहा कि इधर श्रीकांत का कुछ बुरा हो, लेकिन श्रीकांत अपनी जिद पर अड़ चुका था। इसी के चलते उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने श्रीकांत को यहाँ मार डाला। ये बात जो थी ये रूबी के साथ में पहले भी थी, गुस्सा उसको बहुत आता था। कई बार ऐसी चीजें खुद सलोनी ने देखी थी कि रूबी ऐसी चीजें कर दिया करती थी जो एक आम लड़की नहीं कर सकती। अघोरी ने कहा, आप बताइए, मर्जी आपकी है, मैं इसे निकाल सकता हूँ, ये लाख कोशिशें कर ले ये तब भी यहाँ नहीं रुकेगी, लेकिन कीमत शायद मौत हो, शायद ना भी हो। मैं 100% किसी भी चीज के बारे में एश्योरेंस नहीं दे सकता, आगे आपकी मर्जी। सलोनी ने कहा, हमें कुछ नहीं करवाना। आपने हमें यह बात बोल दी कि यह आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, हम इसी चीज को लेकर के खुश हैं। अघोरी ने कहा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां से जा रहा हूं और तुम इस घर में इस आत्मा के साथ रहो और सुरक्षित तुम रहोगी। इधर सलोनी रूबी की तस्वीर के सामने जाकर के हाथ जोड़ के उससे माफी मांगती और कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो शायद ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। और एक चीज उन्होंने बहुत पहले से ही नोट करी थी कि जब भी वो इधर रूबी की तस्वीर को टांगती थी वो तस्वीर गिर जाया करती थी या उसके ऊपर से हार हट जाया करता था। ये चीज देखी थी उन्होंने, बट वो यही सोचती थी कि जो आत्मा इस घर के अंदर मौजूद है वो ये सब कुछ कर रही है। एक बार को भी जहन में ये ख्याल नहीं आया उनके कि ये काम खुद रूबी ही कर रही है। इसके बाद से कभी भी कोई प्रॉब्लम उनके घर में नहीं हुई। बच्चा बड़ा होता रहा और इधर अगर जाकर के सलोनी कहती चलो बेटा टीवी बंद करो और तुम्हें यहाँ पर खाना खाना है, तो प्रीतम किसी कोने में ना देख करके अपनी माँ की बात मान लेता और हमेशा अपनी माँ की बात को तवज्जो देता। कई बार ऐसा भी हुआ कि इधर जो प्रीतम की स्कूल में लड़ाई होने वाली होती तो इसका ख्याल
इधर जो है सलोनी को पहले हो जाता कि इधर ये लड़का जो है किसी को परेशान करेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रीतम बड़ा हो रहा था उसे ये लग रहा था कि अगर वो किसी को मारेगा तो जो वो आत्मा उसके साथ में है वो उसका साथ देगी। बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत कुछ वो सोचते हैं, और वो ये सोचता था कि वो दादागिरी करेगा स्कूल के अंदर, लेकिन जो रूबी थी वो इस चीज में उसका साथ नहीं देती थी। वो पहले बता दिया करती थी कि इधर प्रीतम क्या सोचने वाला है, क्या करने वाला है। परवरिश बहुत अच्छी हुई उसकी, और वो इधर अच्छे से अपनी जिंदगी को काट रहा था। बात आती है 2022 की। 23 दिसंबर 2022 को प्रीतम यहां पर कुछ 22 साल का हो चुका था, और अब उसको ये सारी बात मालूम थी कि उसकी बहन हमेशा से उसके साथ रही। उस बर्थडे पर उसने अपनी बहन से सिर्फ यही कहा, दीदी अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब आप मुझे छोड़ दो, अब आप मुक्त हो जाओ। आपने जो भी मेरे लिए किया वो बहुत किया। हाथ जोड़ के वो बात बोलता है, मेरी शैतानियों को भी आपने इधर समझा, मुझे बिगड़ने से इधर बचाया, और जो भी मैं इधर गलत सोचता था उस सोच को भी रुकवाया। लेकिन दीदी मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं वही करूँगा जो एक अच्छा लड़का करता है। आपने बहन होकर के नहीं, माँ होकर के मुझे पाला है, और अब आप इस दुनिया से चली जाओ। अब आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए और मुक्त हो जाइए, और दूसरा जन्म लीजिए या जो भी होता है वो आप कीजिए, लेकिन अब आपको मुक्त हो जाना चाहिए। ये उन्होंने बोला और अपना बर्थडे केक काटा। इसी के साथ में उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके कमरे के अंदर एक सेंट की खुशबू भर गई है। कई बार आपने सुना होगा कि जो आत्माएं होती हैं वो इंडिकेशन देती हैं कुछ इस तरीके से। ऐसा नहीं हुआ कि फूल बरसने लग गए या फिर बहुत अच्छा उनको फील होने लगा, नहीं, ऐसा नहीं। एक खुशबू सी उनको महसूस हुई जो उनको कभी पहले महसूस नहीं हुई थी। वो खुशबू उनके इर्द गिर्द घूमी, और वो कुछ 3 से 4 बार घूमी होगी। उसके बाद वो खुशबू वहां से चली गई, वो एहसास चला गया। खुशबू नहीं, एहसास कह सकते हैं। खुशबू तो उनको फील हुई थी। वो कुछ 2 मिनट का ही ये सिलसिला हुआ और इसके अंदर सब कुछ ये हो चुका था। इसके बाद में 22 दिसंबर से लेकर आज तक उन्हें कभी भी अपनी दीदी की मौजूदगी अपने साथ में फील नहीं हुई। इधर जो सलोनी है उनको भी कभी ये फील नहीं हुआ कि कोई उस घर के अंदर मौजूद है। वो सपने आने उन्हें बंद हो गए कि इधर जो प्रीतम है वो क्या करने वाला है, कोई गलत काम करने वाला है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और इधर जो सलोनी थी फाइनली उसको मुक्ति मिल गई। वो अपनी मर्जी से इस दुनिया से गई, और जब प्रीतम ने उसको कहा कि आप चली जाओ, और उसको ये एहसास हुआ कि अब ये बड़ा हो चुका है और इसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने आप ही इस दुनिया से चली गई। सलोनी को बस एक ही बात हमेशा सताती रही कि यदि श्रीकांत उसकी बात को मान लेते तो शायद रूबी कभी अपने बाप को इधर मारती नहीं। वो मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अघोरी उसे मुक्त करवा देगा, क्योंकि अघोरी के पास वो शक्ति थी। अगर वो चाहती तो पहले ही इधर श्रीकांत को मरवा सकती थी जब पंडित घर के अंदर आया था, लेकिन तब उसने सिर्फ एक मौका देकर उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि पंडित जो था वो इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन अघोरी कुछ अलग ही शक्तियां लेकर के अपने पास में बैठा था। इसके बाद से कुछ भी उनके साथ अजीब नहीं हुआ, और आज जो प्रीतम है वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से और बहुत खुशी से बिता रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो यही सोचते हैं कि मेरी दोनों माँओं ने मुझे इतने अच्छे से पाला, एक तो सलोनी और दूसरी रूबी। रूबी को एक तरीके से अपनी माँ ही मानते हैं। खैर है तो वो बहन, पर उसे माँ मानते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी कहानी उस आत्मा की, उस साए की जो उनके घर के अंदर मौजूद था, जिसके चलते घर भी बदल लिए, इतना सब कुछ भी करवा लिया, लेकिन वो आत्मा, उसकी जिद इतनी बड़ी थी कि वो नहीं गई। जो उसके मन में था उसने वैसे ही किया, और अपने मन मुताबिक ही वो इस दुनिया से जुदा हुई। तो यही थी पूरी की पूरी कहानी। बाकी अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि
इधर जब वो लोग पहले घर के अंदर थे तो उनके साथ में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सारा आपको इधर विस्तार से मालूम चलेगा, उसे देख लीजिए। बाकी अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी दिखाई दे रही होगी आपको, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे भेज सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब आप अपनी स्टोरी कहीं पर भी भेजिए, बस भेजिए ज़रूर। तो यही छोटी सी गुजारिश है मेरी आपसे। बाकी आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।